हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनसे भी आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी फॉर योर एग्जामिनेशन। तो चलिए हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 12th लेक्चर। ये हमारा 12th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट पे ये मेरा तीसरा लेक्चर है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि जो लास्ट के दो लेक्चर्स थे उनमें हमने क्या डिस्कस किया था। तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कैश मैनेजमेंट क्या होता है, कैश मैनेजमेंट साइकिल क्या है, चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं कैश मैनेजमेंट के, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश, कैश क्यों होल्ड किया जाता है, इसके तीन इंपॉर्टेंट मोटिव होते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। कैश प्लानिंग, कैश बजट पढ़ चुके हैं, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के मेथड दे चुके हैं और इसी के साथ हमने ऑप्टिमम कैश बैलेंस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम ऑप्टिमम कैश बैलेंस कैसे डिटरमाइन करें। हमने ये पढ़ा है कि फर्म में कैश का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो देयर शुड बी एन ऑप्टिमम बैलेंस, एक ऑप्टिमम बैलेंस होना चाहिए। तो ऑप्टिमम बैलेंस जो है वो दो केसेस में हम डिटरमाइन करते हैं। पहला केस क्या होता है, अंडर सर्टेनिटी, यानी जब कैश फ्लो सर्टेन हो, ठीक है, जब कैश फ्लो फ्लक्चुएट ना करता हो, सर्टेन हो, तो उस केस में कैश बैलेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो उसके लिए वी यूज बॉमल मॉडल, तो हम उसके लिए बॉमल मॉडल यूज करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बॉमल मॉडल डिटेल में पढ़ा था और उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल किया था एंड आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड केस। सेकेंड केस मतलब जब आप पता करेंगे ऑप्टिमम कैश बैलेंस अंडर अनसर्टेनिटी, यानी जहां पे कैश फ्लो फ्लक्चुएट होता हो, ठीक है। तो अंडर अनसर्टेनिटी हम ऑप्टिमम कैश बैलेंस कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए वी विल यूज मिलर और मॉडल। इसके लिए मिलर और मॉडल यूज किया जाता है। तो यही मॉडल आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है मिलर और मॉडल का, ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा इस लेक्चर को। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिमम कैश बैलेंस अंडर अनसर्टेनिटी, यानी जब कैश फ्लो अनसर्टेन हो तो उस केस में ऑप्टिमम कैश बैलेंस कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए वी यूज मिलर और मॉडल। एक्चुअली इससे पहले जो बॉमल मॉडल हमने पढ़ा था उसमें कुछ लिमिटेशन थी। उसमें क्या लिमिटेशन थी कि वहां पे कैश फ्लो जो है फ्लक्चुएट नहीं होता था, वहां पे इट वाज नॉट अलाउ द कैश फ्लो टू फ्लक्चुएट, वहां पे कैश फ्लो का फ्लक्चुएशन अलाउ नहीं था। जबकि अगर हम बात करें एक्चुअल प्रैक्टिस में, एक्चुअल प्रैक्टिस में जो कैश बैलेंस है वो कांस्टेंट नहीं रह सकता, वो यूनिफॉर्म नहीं रह सकता। कैश बैलेंस एक्चुअल प्रैक्टिस में तो फ्लक्चुएट करता ही है एंड कैश जो इनफ्लो है, कैश जो आउटफ्लो है, इसको एकदम एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना ये भी बहुत मुश्किल है। तो दिस वाज द लिमिटेशन ऑफ बॉमल मॉडल, ये लिमिटेशन थी बॉमल मॉडल की। तो इसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए, इसी लिमिटेशन को करेक्ट करने के लिए दूसरा मॉडल आया था एमओ, यानी मिलर और मॉडल, टू ओवरकम दिस शॉर्ट कमिंग, ये जो शॉर्ट कमिंग जो लिमिटेशन थी उसको ओवरकम करने के लिए। और इस मॉडल में इट वाज अलाउड डेली कैश फ्लो में वेरिएशन, डेली कैश फ्लो में जो फ्लक्चुएशन है वो अलाउ था, ठीक है। और जो एक्चुअल प्रैक्टिस में होता है कैश फ्लो फ्लक्चुएट करता है, कभी ज्यादा कैश इनफ्लो हो रहा है, कभी ज्यादा कैश कम कैश इनफ्लो हो रहा है, तो फ्लक्चुएशन होता है। तो इस मॉडल में इस चीज को अलाउ किया गया था कि कैश फ्लो में फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है। अब ये जो मॉडल है इसका एक अजम्पशन था। इस मॉडल का अजम्पशन ये था कि जो नेट कैश फ्लो है दैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो नेट कैश फ्लो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन, यानी मीन के अबाउट जो कैश फ्लो है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और जीरो वैल्यू है मीन की। तो ये इसका एक अजम्पशन था, ठीक है। तो चलिए अब मॉडल मैं बताती हूँ क्या है। तो ये जो मिलर और मॉडल था जिसको एमओ मॉडल कहते हैं, इसमें दो कंट्रोल लिमिट्स थी। एक थी अपर कंट्रोल लिमिट, एक थी लोअर कंट्रोल लिमिट, और इन दोनों के बीच में था एक रिटर्न पॉइंट, ठीक है। एक अपर कंट्रोल लिमिट, एक लोअर कंट्रोल लिमिट। ये देखिए अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है और इसके बीच में एक रिटर्न पॉइंट है, ठीक है। इसका पहले मैं आपको ये जो डायग्राम है इससे समझाती हूँ। ये जो एक्सिस है यहाँ पे हमने कैश बैलेंस प्लॉट किया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टाइम है, ठीक। इफ द फर्म कैश बैलेंस फ्लक्चुएट रेंडमली, यानी फर्म का कैश बैलेंस, हमने बताया ना पहले कि मिलर और मॉडल में कैश फ्लक्चुएशन अलाउ था, यानी अगर कैश फ्लक्चुएशन मतलब कैश जो फ्लो है वो फ्लक्चुएट करता है रेंडमली, और अगर ये अपर लिमिट को हिट करता है,
ठीक है। अच्छा, अपर लिमिट लोअर लिमिट इसका मतलब समझ रहे हैं? अपर लिमिट मतलब क्या है कि फर्म में इससे ज्यादा कैश नहीं होना चाहिए, दिस इज द अपर लिमिट। फर्म का जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो डिसाइड करता है, ठीक है। वैसे तो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है, बट फाइनेंशियल मैनेजर एडवाइस करता है कि फर्म में अपर लिमिट कैश की क्या होनी चाहिए, इससे ज्यादा कैश नहीं होना चाहिए फर्म में। इससे ज्यादा कैश होगा तो देयर विल बी लॉस, अपॉर्चुनिटी लॉस होगा, ठीक है। और लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट है यानी इससे कम कैश नहीं होना चाहिए। इससे कम कैश हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगी, सॉल्वेंसी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो दीज आर द टू लिमिट्स ऑफ कैश। देखिए ये है ना कैश बैलेंस, तो ये दो लिमिट है, ये है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट, यानी इन्हीं के बीच में कैश बैलेंस होना चाहिए, ठीक। अब एमओ मॉडल में कैश फ्लो का फ्लक्चुएशन अलाउ था, तो कैश फ्लो का जो फ्लक्चुएट, सपोज करिए कैश फ्लो फ्लक्चुएट करता है रेंडमली, और अगर ये अपर लिमिट को हिट करता है, इफ इट हिट द अपर लिमिट यानी मैक्सिमम जो अपर लिमिट है वो अब कैश बैलेंस पहुंच गया है, तो उस केस में क्या किया जाता है? उस केस में परचेज की जाती है मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी परचेज की जाती है ताकि जो कैश है वो सिक्योरिटी को परचेज करने में यूज हो सके, और फिर से कैश बैलेंस कहां पहुंच जाए? रिटर्न पॉइंट। इसको बीच का ये पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड, बीच का नहीं है अभी मैं बताऊंगी ये कौन सा पॉइंट है, इसको कहते हैं रिटर्न पॉइंट। ये रिटर्न पॉइंट पे वापस आ जाए, ठीक है। और अगर सपोज करिए कैश फ्लो फिर से फ्लक्चुएट कर रहा है, रेंडमली फ्लक्चुएट कर रहा है, और ये अगर लोअर पॉइंट को हिट करे, यानी कैश जो बैलेंस है ऑर्गेनाइजेशन में ये अब मिनिमम पॉइंट पे हिट करे, तो उस केस में क्या होता है? जो सिक्योरिटीज होती हैं जो पहले से खरीद के रखी गई हैं उनको सेल कर दिया जाता है, ठीक है। सेल कर दिया जाता है जिससे फर्म में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, तो फिर से क्या होता है? रिटर्न पॉइंट पे कैश बैलेंस रिटर्न हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना? इस ये जो एमओ मॉडल था इसमें कैश फ्लो का जो फ्लक्चुएशन था वो अलाउ है, जबकि इससे पहले बॉमल मॉडल में कैश फ्लो का फ्लक्चुएशन यूनिफॉर्म था। तो यहाँ पे कैश फ्लो का फ्लक्चुएशन होता है, अगर अपर लिमिट को हिट करता है यानी कैश बैलेंस बहुत ज्यादा है, तो उसको उस केस में सिक्योरिटी परचेज की जाती है ताकि कैश बैलेंस कम हो जाए और रिटर्न पॉइंट पे आता है। और अगर लोअर लिमिट को हिट करता है यानी कैश बैलेंस एकदम कम हो गया है, मिनिमम लेवल पे है, तो उस केस में सिक्योरिटी को बेचा जाता है, सेल किया जाता है सिक्योरिटी को, जिससे ये रिटर्न पॉइंट पे पहुंचता है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमओ मॉडल। ये एमओ मॉडल का रिप्रेजेंटेशन है। एग्जाम में आए तो आपको लिखना तो है ही, ठीक है, बट ये डायग्राम बना देंगे तो सारी चीजें आसानी से एक्सप्लेन हो जाएंगी, ठीक। अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, एक टर्म यूज होता है यहाँ पे जेड, ठीक है। जेड एक टर्म यूज होगा, ठीक है। जेड को कहा जाता है स्प्रेड, ये जेड यूज होगा, ठीक है। जेड को कहा जाता है स्प्रेड। अब एमओ मॉडल में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ फॉर्मूलेज दिए थे, रिलेशनशिप बताए थे, अपर लिमिट, रिटर्न पॉइंट और लोअर लिमिट के बीच में कुछ रिलेशनशिप है। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, ये जेड के टर्म में बताए गए हैं। जेड क्या है? स्प्रेड। जेड को कहा जाता है स्प्रेड। स्प्रेड के टर्म में इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप बताए गए हैं एमओ मॉडल में, ठीक है। तो वही अब मैं बताने जा रही हूँ। ये जो रिटर्न पॉइंट और लोअर पॉइंट है, इनके इनके बीच का जो डिफरेंस है ये होता है जेड, और अपर लिमिट और रिटर्न पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है ये होता है 2z, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज 3z, ठीक है। अभी मैं आपको z बताऊंगी कि z होता है स्प्रेड, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, जो डिफरेंस होता है, इसको z के टर्म में एक्सप्लेन किया गया है इस मॉडल में। z क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है ये अभी बताऊंगी, बट मैं ये अभी बता दे रही हूँ। अपर लिमिट और रिटर्न पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है ये होता है 2z, और ये होता है z, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस होता है 3z, ठीक। अब मैं बताऊंगी ये z क्या है, ठीक है। z इज स्प्रेड, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है z इज स्प्रेड। तो ये जो डिफरेंस है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का, ये जो डिफरेंस है जो हम z के टर्म में निकालते हैं, वो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। किसके किसके? ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नेट कैश फ्लो। ये तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ z। या कह लीजिए जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस है, जो स्प्रेड है, वो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब कोई भी सिक्योरिटी जब कैश में कन्वर्ट होती है, ठीक है, तो कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है, तो दैट इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इंटरेस्ट रेट तो समझ ही रहे होंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने स्टैट्स में मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मतलब, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मीन से कितना डेविएशन हो रहा है, ठीक है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नेट कैश फ्लो। तो इन तीन फैक्टर्स पे वैल्यू ऑफ जेड डिपेंड करता है। और z का फॉर्मूला क्या है? z का फॉर्मूला जब मिलर और ने निकाला तो उन्होंने ये पाया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ z,
ठीक है, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। दिस इज द फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला लर्न करना है। ये है z का फॉर्मूला, z इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाई c। स्मॉल c क्या है? स्मॉल c इज ट्रांजेक्शन कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा का स्क्वायर। सिग्मा का स्क्वायर क्या होता है? वेरिएंस। सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है? वेरिएंस। तो ये हुआ वेरिएंस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। ठीक है, फिर बाय 1/3, इसका हम क्यूब रूट लेते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द z। ये जो स्प्रेड निकालते हैं इसका फॉर्मूला है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा लर्न करना है। ठीक, अब आपने z निकाल लिया, तो अब इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को देख के भी आप कह सकते हैं, और फिर मिलर और ने निकाला रिलेशनशिप बिटवीन अपर पॉइंट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट और जो रिटर्न पॉइंट है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि अपर लिमिट आपको पता करनी है तो लोअर लिमिट में 3z आप ऐड करिए तो आपका आ जाएगा अपर लिमिट। ठीक है, और रिटर्न पॉइंट पता करना है तो लोअर लिमिट में आप z ऐड करिए तो आपका आ जाएगा रिटर्न पॉइंट। यही बात मैंने देखी अभी आपको यहाँ पे बताई है कि लोअर लिमिट में z ऐड करेंगे तो आ जाएगा रिटर्न पॉइंट, और लोअर लिमिट में 3z ऐड करेंगे तो आ जाएगा अपर पॉइंट। ठीक है, यही चीज देखिए यहाँ पे लिखी है। तो ये मिलर और मॉडल ने ये रिलेशनशिप निकाला इनके बीच में, बट इन सबसे पहले हमें z निकालना होगा। और जो एवरेज कैश बैलेंस है, ठीक है, एज पर दिस मॉडल जो एवरेज कैश बैलेंस है, जो ऑप्टिमम कैश बैलेंस है, वो क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस 4/3z। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो एवरेज कैश बैलेंस ऐसे निकाला जाता है। तो ये सारी बातें मिलर और मॉडल में बताई गई थी। बहुत सिंपल सा है ना, अपर लिमिट, लोअर लिमिट और रिटर्न पॉइंट और एवरेज कैश बैलेंस, ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। बट अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया ना, तो यानी सारी चीजें समझ में आ गई। और एक z का फॉर्मूला आपको थोड़ा सा लर्न करना है, ये है वो फॉर्मूला। ठीक है, तो ये मिलर और मॉडल है, बहुत आसान है। एंड दिस मॉडल इज मोर रियलिस्टिक, मोर प्रैक्टिकल। ये जो मॉडल है ना, एमओ मॉडल, ये ज्यादा रियलिस्टिक है, ज्यादा प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन इन कैश बैलेंस इज अलाउड। जो कैश फ्लो है उसमें वेरिएशन हो, उसमें फ्लक्चुएशन हो, वो अलाउ होता है। ठीक है, तो दिस मॉडल इज मोर रियलिस्टिक एज कंपेयर टू बॉमल मॉडल। बॉमल मॉडल के कंपेयर में ये मॉडल ज्यादा रियलिस्टिक है। ठीक है, और ये जो अपर लिमिट, लोअर लिमिट है, ये कौन डिसाइड करता है? फाइनेंशियल मैनेजर। फर्म की कितनी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, इसके बेसिस पे लोअर लिमिट डिसाइड होती है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जनवरी 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ समय बाद देख रहे हैं, कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इनमें कई नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ठीक है, ये आज की तारीख तक है। ये आज की तारीख तक मैं ये सारे सब्जेक्ट अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। मोर देन 300 वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए। ये वीडियो लेक्चर्स मैंने आपके लिए ही अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। इनकी मदद से खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये क्वेश्चन खुद से रीड करिए। क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन क्या है? एक पीकेजी कंपनी है, हैज अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 5 लाख। एक कंपनी है जिसकी पॉलिसी है कि मिनिमम कैश बैलेंस वो कितना मेंटेन करती है? 5 लाख का। यानी हमें लोअर लिमिट पता चल गई 5 लाख। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंपनीज डेली कैश फ्लो, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है डेली कैश फ्लो का, वो क्या है? 2 लाख। ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट रेट 14%। ठीक है, द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जो बाय सेल कर रहे हैं उसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है? ₹150 पर ट्रांजेक्शन। ये भी पता है हमें। फिर इसके बाद इसमें पूछा क्या जा रहा है? इसमें दो चीजें पूछी जा रही हैं। पहला क्या है? आपको डिटरमाइन करना है जो पीकेजी कंपनी है उसकी अपर कंट्रोल लिमिट पता करनी है। एक ये पता करना है, और दूसरा क्या है? रिटर्न पॉइंट पता करना है एज पर द मिलर और मॉडल। मिलर और मॉडल के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न पॉइंट पता करना है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। राइट, तो देखिए सारी इंफॉर्मेशन तो इसमें दी है, लेकिन एक चीज जरा यहाँ पे नोटिस करिए। देखिए इंटरेस्ट रेट क्या है? एनुअल बेसिस पे है। ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो डेली कैश फ्लो है, ये डेली बेसिस पे है। इंटरेस्ट रेट एनुअल बेसिस पे है, और जो कैश फ्लो का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो डेली बेसिस पे है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो इंटरेस्ट रेट है, एनुअल इंटरेस्ट रेट, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? जो 14% है यानी 0.15, उसको हमें 365 से डिवाइड करना होगा। तो ये डेली बेसिस पे हो जाएगा। ठीक,
यहां तक समझ में आया? तो हम जानते हैं अपर लिमिट क्या होती है? अपर लिमिट इज लोअर लिमिट प्लस 3z, यही होता है अपर लिमिट। ठीक है, तो लोअर लिमिट तो हमें पता है 5 लाख, तो हम बेसिकली z पता कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो z का फॉर्मूला क्या है? 3/4, और ये पूरा बताया था ना फॉर्मूला, तो सारी चीजें हमें पता है। z एक बार मैं आपको फॉर्मूला फिर से दिखा देती हूँ। दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है z का, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई c सिग्मा स्क्वायर बाई आई। ठीक है, तो 3/4 c मतलब ट्रांजेक्शन, पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे है सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस है यहाँ पे, और क्वेश्चन में दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे वेरिएंस चाहिए, यहाँ क्वेश्चन में दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। हम जानते हैं वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, 2 लाख का आपने स्क्वायर किया, डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, तो आई हमें पर डेली मतलब डेली के बेसिस पे चाहिए, तो हमने इसको 365 से डिवाइड कर दिया, और इसका हम ले लेंगे क्यूब रूट। फिर आप इसको पूरा कैलकुलेट करिए कैलकुलेटर की मदद से, यू विल गेट दिस वन, 2,27,226, ये आ जाएगा आपका z। ठीक, तो अब पता करते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट हम जानते हैं लोअर लिमिट में 3z ऐड करो। लोअर लिमिट क्वेश्चन में दी गई है 5 लाख है लोअर लिमिट, इसमें 3 मल्टीप्लाइड बाई z, जब आपने ऐड किया तो आपकी आ गई अपर लिमिट 11,81,687। ठीक है, तो ये आ गई आपकी अपर लिमिट। ठीक, फिर इसके बीच में कहीं रिटर्न पॉइंट भी होगा और नीचे क्या होगा? लोअर लिमिट होगी। ठीक है, ये अपर लिमिट। ठीक, रिटर्न पॉइंट क्या होता है? लोअर लिमिट में z ऐड करते हैं ना, लोअर लिमिट में z ऐड करिए, रिटर्न पॉइंट आ जाएगा। तो लोअर लिमिट है 5 लाख और z हमारा आया है 2,27,226, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा रिटर्न पॉइंट आ गया 7 लाख समथिंग आ गया। अपर लिमिट कितना आया है? 11 लाख समथिंग। ठीक, फिर एवरेज कैश बैलेंस भी हमें पता है, एवरेज कैश बैलेंस का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस 4/3z। तो एवरेज कैश बैलेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें पूछा नहीं गया है बट यू शुड कैलकुलेट, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये तीनों ही जो पूछे गए थे, पूछा गया था अपर और रिटर्न पॉइंट पूछा गया था, बट हमने एवरेज भी कैलकुलेट कर लिया, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब जरा इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, लोअर लिमिट 5 लाख है, तो इसका क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे लिखा है पीकेजी विल नॉट अलाउ द लोअर लिमिट ऑफ कैश बैलेंस ऑफ 5 लाख। इसका मतलब क्या है? 5 लाख लोअर लिमिट है, इसके नीचे कैश बैलेंस अलाउ नहीं है। इफ द फर्म कैश बैलेंस टच दिस लिमिट, अगर 5 लाख की लोअर लिमिट को कैश बैलेंस टच करता है, तो उस समय क्या करता है? फर्म सेल कर देता है मार्केटेबल सिक्योरिटी। अगर लोअर लिमिट को टच करता है, ठीक है, अगर फर्म का कैश बैलेंस लोअर लिमिट को टच करता है यानी 5 लाख हो जाता है, तो उस समय फर्म क्या करता है? यानी कैश बैलेंस कम हो गया है, तो लिक्विडिटी बढ़ाना है तो क्या करेगा? सेल करेगा मार्केटेबल सिक्योरिटी। सेल कितना करेगा? जेड सेल करेगा ताकि वो रिटर्न पॉइंट पे पहुंच जाए। ये बात समझ में आ रही है? जेड सेल करेगा ताकि वो रिटर्न पॉइंट पे पहुंच जाए, तो जेड कितना है? 2,27,226, यानी जेड सेल करेगा ताकि वो रिटर्न पॉइंट पे पहुंच जाए। ठीक है, और इसी के साथ अगर ये पीकेजी जो कंपनी है इसका कैश बैलेंस अगर अपर लिमिट को टच करता है, यानी 11,81,687 अपर लिमिट को टच करता है, यानी कैश बैलेंस बहुत ज्यादा हो गया है, तो उस समय फिर क्या करता है? परचेज करता है मार्केटेबल सिक्योरिटी। और कितना परचेज करता है? 2z, बताया था ना, 2z परचेज करता है ताकि वो रिटर्न पॉइंट पे पहुंच जाए। ठीक है, तो 2z कितना है? z तो हम जानते हैं 2,27,226, तो 2z इसको आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे उसका दुगना। ठीक है, तो ये 2z परचेज करता है ताकि कैश बैलेंस कम हो जाए और वो रिटर्न पॉइंट, और अगर अपर लिमिट में से 2z माइनस करेंगे तो आ जाएगा रिटर्न पॉइंट इतने पे पहुंच जाए। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये जो अपर लिमिट, रिटर्न पॉइंट और लोअर लिमिट, ये देखिए लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट और ये है रिटर्न पॉइंट। ठीक है, z तो आपको निकालना पड़ेगा, z को कहा जाता है स्प्रेड। ठीक, फॉर्मूला ये है, उससे निकालेंगे। और इनके बीच में अपर और लोअर लिमिट के बीच में क्या होता है? 3z, 3z का स्प्रेड होता है। और इन दोनों के बीच में कितना होता है? 2z होता है, और इनके बीच में कितना होता है? z। यानी लोअर लिमिट में आप z ऐड करेंगे तो रिटर्न पॉइंट पे पहुंचेंगे, लोअर लिमिट में 3z ऐड करेंगे तो अपर पॉइंट पे पहुंचेंगे। ठीक, ये बात समझ में? और अपर लिमिट में से 2z माइनस करेंगे तो आप रिटर्न पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो ये रिलेशनशिप अगर आपको याद है तो आप पूरे इसके क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। प्लस एक z का फॉर्मूला याद रखिएगा,
एक चीज़ आपको Z का फ़ॉर्मूला याद रखना है और दूसरा ये जो मैंने 2Z, Z और 3Z वाला ये कॉन्सेप्ट बताया, ये आपको याद रखना है। Z क्या है? Z है स्प्रेड। Z के टर्म्स में हम निकालते हैं डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट, लोअर लिमिट, रिटर्न पॉइंट, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, वो Z के टर्म में निकाला जाता है। ठीक है? यही मेन लॉजिक है इस मिलर और मॉडल का। आई होप आप जो मैंने पढ़ाया है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।